चलिए देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होना है ना वो इसी टॉपिक पे होना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, देखो हमने पहले किया था 2x2 का, जिसमें दो ही वेरिएबल हैं और दो ही आपको इक्वेशन दी होंगी, जिसमें आप जब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो तो आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन में सबसे पहले कौन सी टर्म होनी चाहिए, x वाली, सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, y वाली। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट है उससे हमारे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनती है। सेकंड इक्वेशन में x और y के जो कोफिशिएंट है उससे हमारे मैट्रिक्स की सेकंड रो बनती है। अगला मैट्रिक्स लेते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हमारे ये दोनों वेरिएबल आ जाते हैं, और राइट हैंड साइड में जो हम कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं उसमें हमारी ये क्या आ जाती है, कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाती है। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने क्या लिखा था, ax प्लस बी। ऐसी अगर आपको तीन इक्वेशंस दी हो तो तीन ही वेरिएबल दिए होंगे x, y और z, जिनकी इक्वेशन निकालनी होती है। इसके लिए भी सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हर एक इक्वेशन में पहली टर्म कौन सी होनी चाहिए, x वाली, दूसरी टर्म कौन सी होनी चाहिए, y वाली, और तीसरी टर्म कौन सी होनी चाहिए, z वाली। अगर ऐसा नहीं है तो टर्म्स को रीअरेंज करके पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आएगी, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे। सेकंड इक्वेशन से हमारे पास सेकंड रो आएगी, और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास थर्ड रो बन जाएगी। एंड देन एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड वाला कॉलम मैट्रिक्स एज प्रोसीड। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि दोनों ही केस में अगर ए मॉड ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इस केस में system has unique solution, unique solution इसमें भी राइट right? और वो यूनिक सॉल्यूशन किससे मिलता है, वो यूनिक सॉल्यूशन हमारा मिलता है इससे, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट, यहां से a इनवर्स निकालेंगे और उसको किसमें, इस इक्वेशन में जो ये ax इक्वल्स टू वाली b वाली इक्वेशन थी इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, ताकि हमारे पास x की वैल्यू मिल जाए। यहां तक ये क्वेश्चन आप कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको किसी वजह से मॉड a 0 मिल रहा हो तो क्या होगा। वो कंसेप्ट था फिर आपका कि अगर आपको मॉड a 0 मिल रहा हो तब आपको एडजॉइंट a इंटू b निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। आप इसमें b इंटू एडजॉइंट ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन समझो। b इंटू एडजॉइंट ए में b का जो मैट्रिक्स जो ऑर्डर है दैट इज 3x1, एडजॉइंट ए का 3x3, तो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इसलिए b इंटू एडजॉइंट ए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। पता चला, लिख तो दिया आपने b इंटू एडजॉइंट ए और आप कर रहे हो एडजॉइंट ए इंटू बी, तो आपको लिखना भी एडजॉइंट ए इंटू बी है और करना भी एडजॉइंट ए इंटू बी है। ये रीजन समझ आ गया कि क्यों पॉसिबल नहीं है बी इंटू एडजॉइंट ए, है ना, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं 1, जबकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई आप इसकी प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो शान समझ आई ये बात। हाँ, तो इसलिए आपको लिखना भी एडजॉइंट ए इंटू बी है और निकालना भी एडजॉइंट ए इंटू बी है। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू कैसी आ रही होगी, नॉन जीरो, और या कैसी आ रही होगी 0। ठीक है, तो अगर आपको एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो मिल रहा है, अगर नॉन जीरो मिल रहा है तो नो सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखना, नॉन जीरो में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते और सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर आपको ये 0 मिल रहा है तब क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे एंड द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। राइट, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे, लाइक जैसे ये एग्जांपल था, तो इसमें सबसे पहले देखो, जब आपने इसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, मॉड ए निकाला, यहां से मॉड ए 0 आ रहा है। अब मॉड ए 0 आने पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो वो मैनी सॉल्यूशंस हमको निकाल के दिखाने हैं, तो वो किस फॉर्म में आने चाहिए, वो नंबर की फॉर्म में नहीं आने चाहिए, वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में आने चाहिए। लाइक मॉड ए इक्वल टू 0
आने से आपने पहली लाइन लिखी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। अब करना क्या है, ये तीन इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को आपने के ले लेना है। के मींस एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर। तो वो आप के किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप एक्स को भी ले सकते हो, आप वाई को भी ले सकते हो, आप जेड को भी ले सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास बाकी की जो इक्वेशन बनेंगी वो सिर्फ दो वेरिएबल में रह जाएंगी और उनको आप जैसे 10th क्लास में करते थे ना, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनमें से कोई भी मेथड यूज करके आप रिमेनिंग टू वेरिएबल्स की वैल्यू भी के की टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, और के क्या है, एनी रियल नंबर है। आप जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपके पास सॉल्यूशन चेंज होते चले जाएंगे, हो जाएंगे ना। सो दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब सपोज इसमें मैंने क्या किया था, लास्ट इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ y और z है, तो मैंने इसमें ना z को k रख लिया था, रखा था। तो जब z को k रखा था तो मेरे पास y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k आ गई थी। और अब ये x और z, y और z दोनों की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं रख दूं, फर्स्ट में या सेकंड में, तो मेरे पास x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k आ गई थी। आ गई थी कि नहीं, ये आ गई थी। यानी कि z को मैंने रखा था k, y की ये वैल्यू आ गई थी k की टर्म्स में, x की ये आ गई थी। अब इसमें k क्या है, एनी रियल नंबर। जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होगी x y z की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएंगी। इसका मतलब सॉल्यूशन कितना एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, अब इसका रीजन मैंने क्या बताया था, जैसे आपको एक दो निकाल के भी दिखाए थे, ये आपको करना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था कि लाइक अगर आप k को 1 रखो तो ये सॉल्यूशन होंगे, k को 2 रखोगे तो ये सॉल्यूशन होंगे, एंड सो ऑन। सो लाइकवाइज आप k की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद हमने अगला एग्जांपल लिया था, लाइक ये दो इक्वेशन है x और y में, पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, अब इसका मॉड ए निकाला, कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगेन मॉड ए 0, एडजॉइंट ए निकालेंगे, और हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब आपने जब एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला तो ये कैसा मिल रहा है आपको, नॉन जीरो मिल रहा है। नॉन जीरो मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया आपका। द सिस्टम इज कैसे निकालना, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज करते हैं। ये देखो, ये ए था आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स ए था, तो डायगोनल के जो एलिमेंट है इनको तो इंटरचेंज कर दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज। ये एडजॉइंट आ गया, अब तुम्हारा टेस्ट का काम चल गया, है ना, जान के पूछा है इसने, स्ट्रेटेजी समझ गई मैं इसकी। ठीक है, ऐसे हमने अगला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, लाइक ये आपको 3 इक्वेशंस दे रखी है ना। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है, सब में पहले वाली टर्म x में है या नहीं, दूसरे वाली y में है या नहीं, थर्ड टर्म z में है या नहीं, चेक करने के बाद इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, राइट। अब आपने इसमें भी मॉड ए निकाला, 0 आ रहा है, आ रहा है 0, तो अगर मॉड ए 0 आ रहा है तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए की b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आपको कैसा मिल रहा है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, दैट मींस सिस्टम विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अगला मैंने ये क्वेश्चन, अब जो इसके बाद मैंने यहां से क्वेश्चन कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझ लो कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ही 5 नंबर का आता है हर साल। हर साल या तो वो कहेंगे दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो, उसको यूज करो सिस्टम ऑफ लीनियर को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, या ये कंसेप्ट दे देते हैं, जैसे ए दे दिया, अब आपसे कहा कि ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकाल लिया, फिर कह रहा है उस ए इनवर्स का यूज करो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो इक्वेशन से हमारे पास ए मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स सेम गिवन मैट्रिक्स है, या उसका ट्रांसपोज है, या उसमें कोई रो इंटरचेंज आ रही है। मतलब कि जैसे सपोज यहां से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स कोफिशिएंट का 1 2 -3 बनेगा, फिर 2 3 2 बनेगा, फिर 3 -3 4 बनेगा, साथ में x y z बनेंगे, और यहां से -4 2 और 11 बनेगा। बनेगा कि नहीं। अब आपको जस्ट ये चेक करना है कि इसमें और इसमें सेम रो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लाइक फर्स्ट रो और फर्स्ट रो सेम नहीं है, नहीं है ना, बल्कि जो यहाँ फर्स्ट रो है वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है कि नहीं। सेकंड रो देखो, जो यहाँ पर सेकंड रो है वो यहाँ पर सेकंड कॉलम है,
और जैसी जो थर्ड रो है वो यहां पर थर्ड कॉलम है। इसका मतलब आपके पास क्या बन रहा है, ये मैट्रिक्स ए दे रखा था तो ये आपके पास ए का ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी बन रहा है। बात समझ आ गई? तो जब यहां से आप एक्स निकालोगे, जब आपने लिखा ए ट्रांसपोज इंटू एक्स, तो ये ए ट्रांसपोज जब इधर जाएगा तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा और यहां हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी ये वाली कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। यानी जो ए इनवर्स आपने फॉर्मूला लगा के निकाला था, ये आपने इसका ट्रांसपोज करके लेना है, यानी इसके रोज को कॉलम्स की फॉर्म में लिखना है यहां पे। अब आप जरा ध्यान देना, देखो यहां पे फर्स्ट रो क्या थी, -6 17 13, मैंने इसको कॉलम बना के लिखा है कि नहीं? ऐसे यहां पे देखो सेकंड रो क्या थी, ये थी, तो मैंने इसको कॉलम बना के लिखा है ना? ऐसे ही जो थर्ड रो थी उसको थर्ड कॉलम बना के लिखा है, तो ये हो गया मेरा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और जो बाहर 1/67 है वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंड देन इसकी मल्टीप्लाई किसमें की, बी में। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स वाई और जेड का, राइट? समझ गए? अब इसके बाद से मैं कराना सिखा रही हूं तुम्हें। हाँ, कल एक और चीज की थी हमने कि जो इसमें हमें इक्वेशंस दे रखी थी, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो इस ऑर्डर में नहीं दे रखी होंगी। कई बार ऐसा होगा, जैसे अब आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3 4y इज इक्वल्स टू 7 और y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। जब आप इससे मैट्रिक्स बनाओगे, बताना जरा इससे मैट्रिक्स क्या बनेगा, इससे मैट्रिक्स क्या बनेगा? एडजॉइंट ए के बाद ट्रांसपोज लेना ही होता है? बिल्कुल नहीं, हर बार नहीं लेना होता, खुद इनवर्स निकालना होता है। तो डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे मैट्रिक्स आपका ए ट्रांसपोज बन रहा है तो, ठीक है? यहां से मैट्रिक्स बताओ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 -1 0, फिर क्या बनेगा 2 3 4 और फिर 0 1 और 2। अब जरा इसको कंपेयर करना, ये आपका सेम मैट्रिक्स है क्या? जो मैट्रिक्स दे रखे है क्या ये सेम मैट्रिक्स है? बताओ। पहले इसका चिन्ह पानी भी नहीं है ना? देखो जरा गौरव ध्यान से समझो, यहां पर फर्स्ट रो हमें 2 3 4 दे रखी है, जबकि यहां पर फर्स्ट रो मेरी क्या है 1 -1 0, यानी फर्स्ट रो मेरी सेकंड पोजीशन पे है। तो मुझे इसमें इक्वेशंस को रीराइट करना पड़ेगा। मुझे पहले इक्वेशन कौन सी लेनी पड़ेगी, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17 वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसी जरा इसके सेकंड कॉलम रो की बात करते हैं। जो इसकी सेकंड रो आ रही है वो हमारे पास इसमें से कौन सी वाली है, कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट वाली है, यानी मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड पोजीशन में लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेकंड इक्वेशन बाद में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और अब लास्ट में इसकी थर्ड रो की बात करते हैं। तो थर्ड रो जो है वो थर्ड पर ही है, यानी कि थर्ड वाली इक्वेशन को हम लास्ट में लिखेंगे y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। तो अब जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा यहां पर वो ऑटोमेटिकली ax इज इक्वल टू b वाला मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें a ये सेम मैट्रिक्स आएगा। अब हुआ क्या इससे, अगर मैं इन इक्वेशंस को रीअरेंज ना करती तो मेरे पास यहां पर b जो मैट्रिक्स बनना था 3 17 7 बनना था, और अब की बार अब क्या बनेगा b मेरे पास मैट्रिक्स, बता सकते हो? यस, तो ये फर्क पड़ गया। समझ आ गया कि क्यों हमें इक्वेशंस को शफल करना पड़ा। मैं फिर बता रही हूं, टेस्ट में हर कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं दूंगी ही दूंगी। लाइक ये कंसेप्ट है तो ये आपको टेस्ट में जरूर मिलेगा, मैंने इस पे इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवा भी रखा है, लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। हाँ, ये मैंने देना ही देना है, जिसमें आपको इक्वेशंस को शफल करना पड़ेगा, देना ही देना है। समझ आ रही है बात? और कई बार तो ऐसा होता है शफल भी करना पड़ता है और उसके बाद ट्रांसपोज भी मिलता है, ये भी हो जाता है कई बार कि शफल भी करना पड़ता है और जो मैट्रिक्स मिलता है वो ट्रांसपोज मिलता है। ठीक है, अब बस उसके बाद सेम वही मेथड है जो किया था, पहले मॉड ए निकाला, नॉन जीरो आ रहा है यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। एडजॉइंट ए निकाला, ए इनवर्स निकाला, और उसके बाद इसमें ए इनवर्स एक्स से
प्री मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। अब इसके बाद से मैं आगे शुरू कर रही हूं आज का जो कंसेप्ट है, क्योंकि अब वो क्वेश्चंस आएंगे जो ऑलरेडी बोर्ड में जिस लेवल के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा आप कंसीडर करते हैं, चेक करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर तो शान एक मिनट मेरे को ये बताओ कि मैंने इसकी पूरी पिक डाल रखी है कि नहीं ग्रुप में। फर्स्ट पेज की तो ये आपकी 4.70 पेज की जिसपे क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस हैं। हाँ वो तो है। उसमें मैंने अगले वाले पेज की पिक डाली थी, नहीं डाली ना, वो डाल रही हूँ मैं सेकंड वाले पेज की। गौरव शांत, क्वेश्चन नंबर 7 की है। 7 मैं बस पूरा ही डाल रही हूँ वाला पेज ना। चलो ध्यान देना आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं जिसमें आपको दो मैट्रिक्स दे रखे होंगे, उनकी प्रोडक्ट निकाल के उसका यूज करना होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। आपको ना ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1 0 2 3 4 एंड 0 1 2 दे रखा है, और बी आपको दे रखा है, नोट करते रहेंगे साथ साथ, 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5, राइट। ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिए। अब आपको पहले तो फाइंड करनी है ए और बी की प्रोडक्ट, फाइंड ए बी, एंड देन उसी को यूज करना है, यूज इट टू सॉल्व द इक्वेशंस x minus y is equals to 3, 2x plus 3y plus 4z is equals to 17 and y plus 2z is equals to 7। मतलब मल्टीप्लाई को यूज करना है इसमें। यहां पे हमें ए इनवर्स अलग से नहीं निकालना। आपका जो नॉर्मली ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1/mod a into adjoint a, वो नहीं लगाना हमें तो सिर्फ इसकी प्रोडक्ट को यूज करना है। तो प्रोडक्ट के बेस में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर ए बी या बी की ए में मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो यहां से जो ए का इनवर्स होता है वो बी हो जाता है, या बी का जो इनवर्स होता है वो ए हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी, ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर आपको आई मिल रहा है या नहीं? करो जरा, कुछ भी बोल दे तू पहले, है ना? नहीं, पहले से पहले ही बोल दिया नहीं मिल रहा मैम। किया नहीं है अभी? फास्ट हूं ना मैं। अच्छा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ना ले डूबता है इंसान को, है ना? यस, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हाँ चलो बताओ फिर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके एलिमेंट क्या आएगा? 2 + 4 + 0 6 आ रहा है ना? अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 - 2, अगले वाला कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 + 4 + 0 सेकंड रो के साथ। अब सेकंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड फिर थर्ड, बोलो। 4 - 12 + 8 4 - 12 + 8 आगे 4 + 6 -4 -8 -12 और +20। देखो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, बनेगा भी बनेगा, बताती हूँ क्या बनेगा। अब थर्ड रो को इसमें मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 -4 और +4 आगे, यस, और आगे +10। आपको पता क्या मिल रहा है? आपको एग्जैक्टली आई नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है 6i। मिल रहा है कि नहीं? आपको मिल रहा है 6i, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, एक और कंसेप्ट फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो जो यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर ए बी की मल्टीप्लाई करने पर या बी ए की मल्टीप्लाई करने पर k टाइम्स i मिलता है,
तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K टाइम्स B, या B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K टाइम्स A हो जाता है। तो यहां पर हमारा ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। K क्या है हमारे पास यहाँ पे 6, तो एज A इंटू B इज इक्वल्स टू 6i, इसका मतलब A इनवर्स जो है वो 1 अपॉन 6 टाइम B होगा, या हम कह सकते हैं कि B इनवर्स जो है वो 1 अपॉन 6 टाइम्स A होगा। इतना समझ आ गया कि नहीं? नोट इट डाउन, यहां तक नोट करो पहले। आज कृष्णा ने क्लास ले लगाई। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर कृष्णा वर्मा एब्सेंट टुडे बाय। यस, उसका यूज करना होता है हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में। यहां तक लिख लिया सबने? तो शान तुमने लिख लिया? हाँ जी मैम। कृष्णा, असमी भी नहीं आई। गौरव, अस्मी की तो क्लास है, उसमें बताते तुम्हारा जिस दिन क्लास होती है ना उसे नहीं आती। चलिए देखिए, अब आपको जो इक्वेशंस दे रखी हैं उससे हम मैट्रिक्स बनाते हैं। आपको इक्वेशन क्या दे रखी थी? x minus y equal to 3, ठीक है, 2x plus 3y plus 4z equal to 17, 2x प्लस 3y, plus 4z equal to 17, हाँ, y plus 2z equal to 7, y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। 7। जरा इससे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। 1 माइनस 1 0 आएगा, देन 2 3 4 आएगा, देन 0 1 2 आएगा, फिर कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड आएगा, और फिर कॉलम मैट्रिक्स 3 17 और 7 आएगा। अब मुझे चेक करके बताओ, ये देखो तुम्हारे सामने ना मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये वाला मैट्रिक्स तो A है, ये वाला मैट्रिक्स B है ना? तो मुझे बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला मैट्रिक्स इन दोनों में से कौन सा है? A वाला है, ये पहले वाला A है ना? दूसरा b हो गया होगा। हाँ, तो दूसरा B हो गया ना। अब पता है अब हम इसको क्या लिखेंगे? अब आप इस इक्वेशन में इस मैट्रिक्स को तो A लिखोगे, इसको X लिखोगे, लेकिन इसे B नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते इसको B? क्योंकि B ऑलरेडी मुझे कोई दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? C। तो सबसे पहले तो यही मेन स्टेप है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि यहां पर हमें AX इज इक्वल टू B ना लेकर के C मैट्रिक्स लेना है। और अब अगला सेम वही, कि प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। तो A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स C, ये क्या बन जाएगा? IX, और IX मतलब X इज इक्वल टू A इनवर्स C। अब तुम बोलोगे मैम A इनवर्स निकालने के लिए क्या करें? फॉर्मूला लगाओगे? ये लिखना है, ये देखो क्या था A इनवर्स, यस। तो A इनवर्स की जगह हमें क्या लिखना है? 1 अपॉन 6 B, बिकॉज A इनवर्स जो था वो तुम्हारे पास कितना था? इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 B था। प्रूव्ड। अब अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है कि नहीं? तो बस अब आपको करना क्या है? B और C वाले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। जरा बोल दो B वाला मैट्रिक्स क्या था? 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5। और C वाला मैट्रिक्स क्या था आपके पास? 3 17 और 7। बस इसकी सिंपली मल्टीप्लाई करके, और जरा मुझे फटाफट से एक्स वाई जेड का आंसर बता दो। इसको मल्टीप्लाई करो
और फाइनली बताओ मुझे 6 से डिवाइड करके क्या आ रहा है। चेक कर लेना स्टेप 7 के साथ। थर्टी 4 + 6 40, 40 - 12 मैम 28 ही है तो कहाँ पे? 12 आ रहा है और -20 ये हाँ 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 28 आएगा, यस। और यहाँ पर आ जाएगा 40 - 28 करेंगे तो 12। आगे आगे इसमें -6 -6 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 24 हाँ ठीक है। और ये 1/6 पहले से था, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 - 1 और 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की आ जाएगी -1 और z की आ जाएगी 4। ठीक है, आप बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ना इसका सेकंड पार्ट है जो कि आपका होमवर्क है। तो सेकंड पार्ट में भी आपके पास ऐसे ही जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको a और b की मल्टीप्लाई करने पर 8i मिलेगा, यू विल सी। ठीक है, तो वहां से आपके पास एक लाइन आ जाएगी a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/8b या b इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/8a। इसको आप इक्वेशन 1 डाल दोगे। उसके बाद आपने इक्वेशंस लिखनी है मैट्रिक्स फॉर्म में x y z के साथ। राइट साइड में आपको दे रखा है 4 9 और 1 दे रखा है। तो आपके पास जो यहाँ पर मैट्रिक्स बन रहा है, अब आप मेरे को ओरली चेक करके बता सकते हो कि यहाँ पर मैट्रिक्स कौन सा बन रहा है, खुद ही पता चल जाएगा आपको इक्वेशंस देख करके। पहले वाली जो रो बन रही है वो 1 - 1 1 बन रही है। कौन सा मैट्रिक्स है उसमें, ए है या बी है? बी है ना वो। तो आपको यहाँ पे bx इज इक्वल्स टू सी लिखना है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा वो आपके क्वेश्चन का बी वाला मैट्रिक्स है। समझ गए? उसके बाद जब ये बी इधर जाएगा तो x इज मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं लेकर के जाना। ऑफ कोर्स क्या लिखना है इसमें, b इनवर्स bx इज इक्वल्स टू b इनवर्स c। फिर b इनवर्स b को लिखना है ix b इनवर्स c, फिर x को लिखना है b इनवर्स c, और फिर b इनवर्स की जगह आपको क्या लिखना है यहां से 1/8a इंटू c। और a वाला मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। समझ आ गया? तो ये काम आपने खुद करना है। आंसर यू विल चेक कि आपके पास x y z की वैल्यू आनी चाहिए, x की आनी चाहिए 3, y की आनी चाहिए -2 और z की आनी चाहिए -1। ये आप खुद से करोगे ट्राई। ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है। अभी खुद ही करके दिखाना, देखते हैं कि समझ आया था कंसेप्ट की नहीं। ए आपको दे रखा है 3 1 2, 3 2 -3 और 2 0 -1। पहले तो आपको ए इनवर्स निकालना है, फाइंड इनवर्स। आपने नॉर्मल यूजुअल मेथड से, क्या फॉर्मूला है ए इनवर्स का? एडजॉइंट है, बिल्कुल सही। उससे इसका ये इनवर्स निकाल दो, करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो। हैंड्स solve the system of equations 3x plus 3y plus 2z is equals to 1
x plus 2y is equals to 4, 2x minus 3y minus z is equals to 5. खुद से करके दिखाओ जरा, 1 by 1 बताना पहले. मॉड ए, जिसके अबाउट निकालोगे उसको एन सर्कल करना जरूरी है. पहले फॉर्मेट बना लिया करो और फिर सॉल्व करा. सॉल्व करके बताओ जरा मुझे मॉड ए कितना आ रहा है. मैम -11 अब ये नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब जो इक्वेशंस दे रखी है उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो. ये इक्वेशंस दे रखी है, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो. फर्स्ट रो क्या आ जाएगी? उसका 11 आ रहा है, मेरा 13 आ रहा है, इसका 17 आ रहा है. अच्छा 17 आ रहा है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं. कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं. 3 के साथ आपने किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ब्रैकेट में -2 -0 +0 ये आ रहा होगा. फिर अगले वाला आपके पास -3 -+6 आ रहा होगा और उसके बाद 0 -4 आ रहा होगा. तो शान चेक करना यही आया था कि नहीं. कुछ ऐसा हो रहा है मेरे आगे, लेकिन जी जिससे मर्जी कर लो बेटा, सेम ही आएगा. आप मुझे पिक भेज दो एक बार, आई विल चेक. कहां गलती करी है, ठीक है. तो ये आपके पास -17 ही आ रहा है, -17 ही आ रहा है. यस ठीक है. चलो अब ये करने के बाद अब आप जब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, फर्स्ट रो यही बनेगी, सेकंड बताना क्या बनेगी? 1 2 0. थर्ड बताना 2 -3 0 माने -1. -1. अब जरा मुझे मैट्रिक्स देख करके बताओ कि ये मैट्रिक्स और जो हमें मैट्रिक्स मिला, क्या वो सेम मैट्रिक्स है? इनवर्स है उसका, उस- ट्रांसपोज. ट्रांसपोज है, इनवर्स नहीं है, ट्रांसपोज है. तो हमें ट्रांसपोज मिल रहा है. अब मैं इसको राइट साइड वाले को बी क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे और कोई मैट्रिक्स नहीं दे रखा, तो ए के बाद बी ही आता है, तो इसको मैंने बी नाम दे दिया, है ना. समझ गए? इसके बाद का स्टेप बोलना गौरव, क्या लिखेंगे? अब पहले तो ए ट्रांसपोज लग देंगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, इनवर्स. और यहाँ पर ए ट्रांसपोज एक्स, यहाँ पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी. यानी दोनों तरफ मैंने ए ट्रांसपोज के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करिया. तो ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा? आई एक्स, और ये रह गया एक्स, और यहां लगा दी मैंने प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो इनवर्स है, ये ट्रांसपोज है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. यानी ए इनवर्स कहां आ जाएगा और ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा. अभी आपने ए इनवर्स निकाला है नहीं पहले. यहाँ पे ना यूनिक सॉल्यूशन की बात, पहले एडजॉइंट ए निकाल के ए इनवर्स निकाल लेना. पहले एडजॉइंट ए निकालना, वही फॉर्मेट के साथ, ठीक है. एडजॉइंट ए निकाल के ए इनवर्स निकाल के उसके बाद करना ये वाला पोर्शन. जरा बताओ मुझे ए एडजॉइंट ए कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद? खुद से करो.
चेक करना यही आ रहा है क्या? 2 मिनट। बीच में -7 आ रहा है, ये वाला बी के नीचे माइनस से नीचे है यहाँ पे। ए 2 पे A22। इधर देखो। एक मिनट, ये वाला एलिमेंट कह रहे हो, ये कितना आ रहा है? -3 और -4, हाँ -7 आएगा ये। दिस इज -7। बाकी सही आ रहे हैं? हाँ जी। तो शान तुम्हारे भी यही आ रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ, तो आपके पास ना यहाँ से ए इनवर्स जो है वो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए से 1/- -17 और ये वाला मैट्रिक्स -2 -3 -4 1 -7 2 -7 15 और 3। सिर्फ माइनस को अंदर ले जाना, 1/17 को बाहर ही रखना, तो ये 2 3 4 प्लस के हो जाएंगे, ये -1 7 -2 हो जाएगा और ये 7 -15 और -3 हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या रखना है? चेक करो यहाँ पे क्या रखना है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज रखना है, यानी कि 1/17 और जो ये मैट्रिक्स आया था 2 3 4 -1 7 -2 7 -15 -3, इसका ट्रांसपोज करके लिखना है। ट्रांसपोज बोले तो ट्रांसपोज का मतलब रो से कॉलम। यस, तो 2 -1 7 इधर आ गया, 3 7 -15 ऐसे आ गया, 4 -2 -3 ऐसे आ गया, और बी क्या दे रखा था आपको? 1 4 5। फटाफट से इसकी मल्टीप्लाई करके जरा मुझे फाइनल आंसर बता दो। चेक करके बता दो यही आ रहा है क्या? सेम आ रहा है? सेम है ना? So that's why x equals to 2, y is equals to 1 और z is equals to -4. That is your answer, right? तो इस पर बेस अब तुम्हारे पास देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस हो गए। एक तो वो हो गया जिसमें मैट्रिक्स तो सेम है लेकिन आपको इक्वेशंस को शफल करना पड़ सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा वो जिसमें मैट्रिक्स सेम है लेकिन जब आप ax is equals to b लिखते हो तो आपको ए का ट्रांसपोज लेकर के चलना पड़ता है, यानी ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी। तीसरा कौन सा हो गया? जिसमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और उसको यूज करना है इनवर्स निकालने में, जिससे आपको या तो आई मिल सकता है या तो के इंटू आई मिल सकता है। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपने एज इट इज करने हैं, ठीक है ना? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रही हूं जिसमें क्या होगा, मिक्सिंग होगी, यानी कि आपको ना प्रोडक्ट तो दो की यूज करनी होगी, दो की प्रोडक्ट यूज करनी होगी, लेकिन आपको वहां पर इक्वेशन अलग मिलेगी, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। करना पड़ेगा? हाँ जी करना पड़ेगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अभी प्रोडक्ट मैं वही ले रही हूं जो पहले तुमने ली है, 1 2 0 -1 3 1 और 0, या रुक जा एग्जांपल लेते हो ना, फिर अलग से क्वेश्चन हो जाएगा। लिख दिया तुमने ना 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 कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगता है क्वेश्चन चेंज करने में। 1 सेकंड बहुत कीमती होता है। 1 सेकंड बिल्कुल कीमती नहीं होता है।
1 सेकंड का कोई रोल नहीं है, लिखो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 -2 9 6 0 2 1 और यहां पर है 1 -3 -2. Find the product of this and use it to solve the equations. इक्वेशन मैं लिख रही हूं, आप इनकी पहले प्रोडक्ट करो, ठीक है? Yes. The equation of x plus 3z is equals to 9 और 2y minus x minus 2z is equals to 4. -2 2x minus 3y plus 4z is equals to -3. ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें मैंने एक तरीके से देख लो कि टेस्ट ही बता दिया है। एक मैं इस टाइप का दूंगी, एक दो की प्रोडक्ट वाला सिंपल, एक वो जिसमें इक्वेशन शफल करनी है, एक वो जिसमें A ट्रांसपोज x इज इक्वल्स टू B आ रहा है। 4 क्वेश्चन हो गए और 5वां आपका सिंपल होगा। कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का ही टेस्ट होगा, समझ लो। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दूंगी, 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगला टेस्ट मतलब तुम्हें मैंने बता दिया है कि क्या आने वाला है तुम्हारे पास, समझ गए? ठीक है, क्योंकि ये आता ही 5 नंबर में है पेपर में, और आएगा भी जरूर। एक क्वेश्चन इन चारों में से एक जरूर आना है, ठीक है? जरा इसकी प्रोडक्ट करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। आपने इसको A लिया, लेट A इज इक्वल्स टू पहले वाला मैट्रिक्स 0 to -3 3 -2 4, और B आपने ले लिया दूसरे वाले मैट्रिक्स को -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, और अब आपने A और B की करी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आया क्या है वो मुझे बता दो। तो शान कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आई बन रहा है तो कुछ आई बन रहा है, बिल्कुल सही। पहली लाइन से ही पता चल जाता है हमें कि आई बनेगा या के आई बनेगा। आई बन रहा है, आई। तो अब A इंटू बी करके आई बन रहा है, इसका मतलब A इनवर्स जो होगा वो B होगा, या B इनवर्स जो होगा वो A होगा। उसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब आपको जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनसे आपने क्या बनाना है, मैट्रिक्स की फॉर्म लिखनी है। इक्वेशन में एक बार दोबारा लिख रही हूं, x प्लस 3z इज इक्वल टू 9 था, फिर 2y माइनस x माइनस 2z इज इक्वल टू 4 था, और फिर 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस के 3 था। बनाना जरा इससे मैट्रिक्स की इक्वेशन, गौरव बोलना। मैं बोलूं 1 2 2 एक मिनट, 1 2 2 बहुत बढ़िया। 1 2 2 क्या लिखूं, नीचे मतलब फर्स्ट कॉलम लिखूं? कॉलम सोच ले, पहले लिख दूं एज इट इज या कुछ करूं पहले? लिख दो। अच्छा, ये देखना जरा, इस इक्वेशन को जरा चेक करना। ओ हाँ, देखा ही नहीं। क्या इसमें x वाली टर्म पहले है? नहीं आएगी। तो जो तुम अब नहीं देख रहे, टेस्ट में कैसे देखोगे? तो आएगा 1 और जब टेस्ट में नहीं देखोगे, पेपर में कैसे देखोगे? अरे मैम बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, तो वही गलती को सुधार ले। सबसे पहले ये करना है, हाँ जी, समझ आ गया? यस। हाँ 1 -1 2 हाँ, बोलो 1 -1 2 हाँ, आगे 3 2 -3। बहुत बढ़िया, अभी भी गलती बताई जा रहा है। x प्लस Z है। 0 y है, 0 हाँ 2 -3। 0 2 -3 देख ले अब अब। आएगा 3 -2 4। हाँ, यस। अब ये जरा देख करके बताओ कि जो दो मैट्रिक्स आपको दे रखे थे, ये उनमें से
कौन सा मैट्रिक्स है, सेम है या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। यस, ये ए का ट्रांसपोज है। अब मैं राइट साइड वाले मैट्रिक्स को क्या लिखूंगी यहाँ पे, सी, क्यों, क्योंकि बी तो मेरे को दे रखा है ना। अब यहां से जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी आएगा। बीच के 2 स्टेप करने हैं, यानी ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। फिर यहां से इसको लिखना है आई एक्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कि नहीं, हमारा क्वेश्चन टेस्ट में दे रखा है। इसने में दे रखा है ना। हाँ, बस समझ ले अब तू। पेपर में आ सकता है, आएगा, आ सकता नहीं आएगा। तो अब जो ए इनवर्स है, अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें यहाँ ए इनवर्स अलग से निकालना पड़ेगा? नो, नहीं, आपने ए इनवर्स की जगह क्या लिखा था, बी बी लिखा था। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज इनटू सी। तो जो बी मैट्रिक्स दे रखा था उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब बी मैट्रिक्स जो दे रखा था उसका ट्रांसपोज करके लिख दो। -2 0 और 1 यहां आ जाएगा, 9 2 -3 यहां आ जाएगा और 6 1 -2 यहां आ जाएगा। ठीक है। और सी वाला मैट्रिक्स क्या था आपके पास, 9 4 -3। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं। सॉल्व करके फटाफट से मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। एक्स तो 0 आ रहा है। हाँ जी, 0 ही आ रहा है। y 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। और z 3 आ रहा है। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं अच्छे से? तो अब तुम्हें अगला टेस्ट पता चल गया है, जो कि तुम्हारा कब है, मंडे को। मंडे को। ठीक है ना। अब ये मतलब नहीं है कि मंडे तक मैं कुछ कराऊंगी नहीं, कल मैं वर्ड प्रॉब्लम्स यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी। वेरी गुड। उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे मैट्रिसेस वाले चैप्टर के भी होंगे, यानी जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, और आपका इस चैप्टर का भी होगा। समझ गया? तो जो भी मैंने कल शुरू करना है दैट विल बी वर्ड प्रॉब्लम्स।